नमस्कार, यूपी के इवनिंग न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु पांडे। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में नया खुलासा हुआ है। एसटीएफ की जांच में पता चला कि अहमदाबाद में पेपर छपने के बाद सील्ड बॉक्स में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को भेजे गए, यहीं से कर्मचारियों ने पेपर लीक कर दिया। एसटीएफ ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के 2 कर्मचारियों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पटना के एक डॉक्टर को हिरासत में लिया है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की महिला मित्र गुड्डा देवी के अमेठी स्थित घर से ईडी ने 5 करोड़ कैश बरामद किया। दीवार तोड़कर नोटों का बंडल बरामद किया गया। गायत्री प्रजापति के घर से ईडी को 40 लाख रुपए और भारी मात्रा में गहने बरामद हुए, जिसकी जानकारी के लिए ईडी ने गायत्री प्रजापति के परिवार को लखनऊ बुलाया है। यूपी में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हुई। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए लागू होने के बाद ये पहला जुमा था। ऐसे में यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के कई शहरों में पुलिस ने पैदल मार्च किया। लखनऊ में विरोध प्रदर्शन की आशंका के चलते मशहूर शायर रहे मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया को नजरबंद किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले सपा और बसपा के कई नेताओं ने आज लखनऊ में बीजेपी ज्वाइन की। पार्टी कार्यालय पर एनएचआरएम घोटाले के मुख्य आरोपी और बसपा सरकार में मंत्री रहे अनंत मिश्रा भी पहुंचे, लेकिन भाजपा ज्वाइन किए बिना ही वापस लौट गए। सुल्तानपुर के लंबुआ कोतवाली इलाके में बीजेपी के मंडल मंत्री और उनके भांजे को दबंगों ने पीट दिया। दुकान में घुसकर आरोपियों ने लाठी डंडे से पिटाई की, जिसके बाद बीजेपी नेता और उनके भांजे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। फतेहपुर में मछली पकड़ने गए एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। युवक दोस्त के साथ नाव में मछली पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा था, तभी फिसलकर यमुना नदी में गिर गया और उसी जाल में फंसने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर परिवार में कोहराम मचा है। मुख्यमंत्री योगी आज सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और गोरखपुर के दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने रैलियां की। सिद्धार्थनगर में एक बच्चे को खीर खिलाकर अन्नप्राशन कराया। जनसभा में उन्होंने कहा, राजनीति का अपराधीकरण हरगिज नहीं होने देंगे। सीएम ने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी देवी के दर्शन किए। साथ ही गोरखपुर में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने लोकसभा चुनाव से पहले वचन पत्र जारी किया है। इसमें आदिवासी से लेकर महिला सुरक्षा, रोजगार, किसानों के हित में स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने जैसे वादे शामिल। अजय राय ने भर्ती घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड और पाकिस्तान की कंपनी से चंदा लेने जैसे मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने भाजपा पर तंज कसा। सपा अध्यक्ष ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड काले धन को सफेद करने की भाजपा की गारंटी है। बीजेपी को जो चंदा मिला है वो ईडी सीबीआई की वसूली है। सरकार खजाना भरने में जुटी। इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज की एनएम छात्रा की हत्या के मामले में एक तरफा प्यार की बात सामने आई है। मृतका की मां ने पड़ोसी युवक पर बेटी को परेशान करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने 2 नामजद समेत 3 पर केस दर्ज कर मुख्य आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले चंदे का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इसमें बड़ी और अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली टॉप कंपनियां कभी न कभी केंद्रीय एजेंसियों की रडार पर आई हैं। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये एक महज कोरी कल्पना है। आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग शनिवार 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ये नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे से होगी। इसे चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। इसमें ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को रुकवाने के लिए एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आयुक्तों की नियुक्ति को रद्द करने से इनकार कर दिया है। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह भी कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित था तो नियुक्ति क्यों की गई, ये सरकार को बताना होगा। हम मामले को 21 मार्च के लिए लिस्ट करते हैं। नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार आज शाम होगा। मंत्रिमंडल में बीजेपी के मंगल पांडे, नितिन नवीन, हरि साहनी, दिलीप जायसवाल सहित कई मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसे लेकर राजभवन में तैयारी पूरी कर ली गई है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गया के कार्यक्रम से निकलकर सीधे राजभवन पहुंच चुके हैं। बीजेपी कोटे से 12 और जेडीयू से 9 मंत्री बनाए जा सकते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने खिलाफ पॉक्सो का मामला दर्ज होने के बाद कहा कि कानून अपना काम करेगा। हालांकि उन्होंने इस मामले को राजनीतिक साजिश कहने से इनकार किया है। उन्होंने कहा, हाँ, वह यहाँ खड़ी थी और रो रही थी। मैंने उन्हें पहले भी देखा था, लेकिन मुलाकात नहीं की थी। मैंने उन्हें बुलाया और बात की। उसने मेरे खिलाफ आरोप लगाने शुरू कर दिए। मैंने बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया। उसने मेरे खिलाफ भी आरोप लगाना शुरू कर दिया। वो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं दिख रही थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जनसभा की। पीएम ने कहा, आज कन्याकुमारी से देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठ रही है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। पीएम की 17 दिनों में तमिलनाडु की ये दूसरी यात्रा है। इससे पहले 28 फरवरी को उन्होंने थुडुकुट्टी में 17,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। इनमें देश का पहला हाइड्रोजन हब, पोर्ट और इनलैंड वाटर वे वेसल और कुलाशेखरपट्टिनम में इसरो का नया लॉन्च कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले असम के बारपेटा से कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब्दुल खालिक ने एक पत्र कांग्रेस हाईकमान को भेजा है और इसमें राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक सचिव पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। अब्दुल खालिक ने पत्र में लिखा कि वो गांधी नेहरू की विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए बीते 25 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 62वां दिन है। आज ये यात्रा महाराष्ट्र के पालघर पहुंची। राहुल गांधी ने कहा, घर हो या दफ्तर, मेहनत करने में महिलाएं कभी पीछे नहीं हटती। उनकी इसी मेहनत को कांग्रेस की गृहलक्ष्मी न्याय गारंटी का सलाम है। भावी पीढ़ी के पालन पोषण के लिए पूरा देश नारी शक्ति का कृतज्ञ है। साल की 1 लाख रुपए की धनराशि न केवल उन्हें मजबूत करेगी, बल्कि एक झटके में गरीबी का खात्मा भी करेगी। यूपी पुलिस पेपर लीक का खुलासा हो गया है। एसटीएफ की जांच में पता चला है कि अहमदाबाद में पेपर छपे। इसके बाद पेपर को यूपी भेजने के लिए सील्ड बॉक्स को अहमदाबाद की ही ट्रांसपोर्ट कंपनी में भेजा गया। यहीं से कर्मचारियों ने पेपर लीक कर दिया। उन्होंने सील्ड बॉक्स को तोड़ा और पेपर निकालकर फोटो खींची। नकल माफियाओं को भेज दिया। फिलहाल एसटीएफ ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के 2 कर्मचारियों सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पटना के डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया है। आज ईयर 2023-2024 के लिए एडवांस टैक्स की फाइनल इंस्टॉलमेंट जमा करने की आज अंतिम तिथि है। अगर आज इसे जमा नहीं किया गया तो आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट भी भरना पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2024 के पहले 3 इंस्टॉलमेंट के प्रोविजनल आंकड़ों के मुताबिक 17 दिसंबर 2023 तक सरकार ने टोटल 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा एडवांस टैक्स वसूला था। ये पिछले वित्त वर्ष यानी 2022-2023 के समान अवधि के मुकाबले 94% ज्यादा है। गाजा के अल नुसीरत कैंप के पास बने एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी है। इस दौरान 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं नॉर्थ गाजा के एक एड पॉइंट पर खाना लेने पहुंचे फिलिस्तीनियों पर इजरायली सैनिकों ने गोली चला दी। इस दौरान 21 लोग मारे गए। निर्वाचन आयोग कल लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा भी की जाएगी। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीट जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 267 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। कांग्रेस ने 82 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के पत्तनमथिट्टा जिले में लोकसभा चुनाव अभियान में भाग लिया। श्री मोदी ने पत्तनमथिट्टा के मवेलिकरा और लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव में केरल में जीत दर्ज करेगी। श्री मोदी ने कहा कि राज्य के लोगों को भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारों के अंतर्गत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। प्रधानमंत्री चुनावी सभा के लिए इस समय तेलंगाना में हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत का आंतरिक मामला है और ये भारत की समावेशी परंपराओं और मानवाधिकारों के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज नई दिल्ली में मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर अमेरिकी विदेश विभाग के वक्तव्य पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का मानना है कि यह सूचना गलत और अनुचित है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। श्री जायसवाल ने बताया कि हैती में जारी स्थिति को देखते हुए 24 घंटे के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। डोमिनिका के सेंटो डोमिंगो में भारतीय दूतावास ने एक आपात हेल्पलाइन भी स्थापित की है। नियंत्रण कक्ष के संपर्क के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। ये नंबर है 1800118797।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत भूटान के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को अत्यधिक महत्व देता है। उन्होंने कहा कि भारत की ये नीति भूटान की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप जारी रहेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच ये साझेदारी ऊर्जा सहयोग, विकास, लोगों के बीच आपसी संपर्क, व्यापार और निवेश क्षेत्र में है। भूटान के प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस समय शीर्ष स्तर पर है और इसके और बढ़ने की संभावना है। एक कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच अत्यधिक समन्वय पर बल दिया। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। ये रविवार तक चलेगा। इसमें अगले 6 वर्ष के लिए नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन का मुकाबला मलेशिया के ली जी जिया से होगा। पीवी सिंधु कल दक्षिण कोरिया के आन से योंग से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।